नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है पदार्थों के गुण, आर्किमिडीज सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैटर एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स में हम देखेंगे यहाँ पर ये 50 नंबर का क्वेश्चन है। उसके पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता क्या है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो होता है उसमें कहा जाता है कि एक बीकर ले लो आप, ठीक है, और इस बीकर में एक छेद कर दो यहाँ पर। तो बीकर में यदि कोई आप वहां टुकड़ा डालोगे तो इस बीकर से जो पानी बाहर होगा, और यहाँ पर एक बीकर और रख दो, जो पानी बाहर हुआ है यहाँ पर रख दो, तो जितना पानी ये बाहर होकर के आया है उसका भार, इस वस्तु का भार एक दूसरे के बराबर होता है। इसी को हम कहते हैं आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। तो यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जल स्थानांतरण के लिए जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज तथा उसका प्रतिपादन इनमें से किसने किया था। तो आर्किमिडीज ने किया हुआ था। आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास प्रतीत होता है, या भार में जो कमी होती है उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है, जिसे जल के स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज हुई थी। तो आई होप मैंने आपको इतना समझा दिया। इसमें यही चीज लिखी हुई है इन राइटिंग में, तो कोई दिक्कत नहीं है वहां पे। 51 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज जो बना हुआ जलयान है पानी पर तैरता रहता है, यह सिद्धांत किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहां होगा आर्किमिडीज का सिद्धांत। ये ग्राम विकास अधिकारी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें जो मुख्य कारण क्या है कि लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है क्योंकि जहाज जलयान पानी पर तैरता रहता है, या आर्किमिडीज के प्लावन के सिद्धांत पर आधारित है। लोहे की गोली का भार उसके द्वारा हटाए गए जल के भार से अधिक होता है। सपोज डेट आप एक चीज समझिए कि जो ये गोली, लोहे की गोली है, इसका जो भार है, इसके जो आयतन है उससे कम होता है। यदि भार जो होगा, ठीक है, ग्रेटर देन होगा आयतन से, तो कोई भी वस्तु डूब जाएगी, ठीक है, पानी में। लेकिन 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 जब जहाज का भार और आयतन के भार से, जहाज का आयतन और भार से अधिक होगा तो वो क्या होगा, तैरने लगेगा। इसे ही हम क्या कहते हैं, उदक्षेप या उत्प्लावन बल का नियम कहते हैं, ठीक है। जबकि जहाज का ढांचा इस प्रकार बनाया जाता है कि उसके द्वारा हटाए गए जल का भार जहाज के भार में लदे सामान के भार से अधिक हो जाता है, ठीक है, और जिससे कि जहाज का पानी में तैरने लगता है। तो यही कारण है कि यहां पर जो जहाज जितना भार इकट्ठा किया है, गेन किया है, उसका आयतन जो होगा ग्रेटर देन होगा पानी के, जितना जहाज हटा रहा है पानी के जल से, ठीक है। इतना ही समझ, जितना आप टेंशन मत लीजिए। ये क्षेप या उत्प्लावन बल के कारण आइंस्टीन के आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। अगला टॉपिक है हमारा तरंग गति, वेव या साउंड। देखिए, तरंग जो होता है कई प्रकार के होते हैं। मुख्यतः हम यांत्रिक तरंगों को दो प्रकार के भागों में बांटते हैं। एक होता है आपका अनुप्रस्थ तरंग, एक होता है अनुदैर्ध्य तरंग। अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं, जो रस्सी में उत्पन्न तरंग होता है, जिसमें श्रृंग और गर्त पाए जाते हैं, ऊपर उतर चढ़ाव और निचाव पाए जाते हैं, उन्हें हम अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग किसके किसे कहते हैं, जिसमें हम संपीड़न और विलयन के गुण पाए जाते हैं। जैसे कि आप जल में उत्पन्न तरंगे देखते होंगे कि यदि कोई आप ढेला फेंकते हैं तो जल में एक तरंग सीधा पैरेलल होकर के जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं, ठीक है। तरंगों को सुनने के हिसाब से तरंग तीन प्रकार के होते हैं। एक अल्ट्रावायलेट होता है, एक श्रव्य तरंगे होता है, एक अपश्रव्य तरंगे होता है, एक पराश्रव्य तरंगे होते हैं। आगे हम इसको देखेंगे। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक कंपित क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा हवा में उत्पन्न अल्ट्रासोनिक तरंगे डैश तरंग गति का उदाहरण है। तो किस प्रकार का अल्ट्रासोनिक जो तरंग होती है, किस प्रकार के तरंग का उदाहरण होती है, तो अनुदैर्ध्य तरंगे का उदाहरण होती है। एक कंपित जो क्वार्ट्ज का क्रिस्टल होता है उसके द्वारा हवा में उत्पन्न अल्ट्रासोनिक तरंगे अनुदैर्ध्य तरंग की गति के उदाहरण है। तरंग दो प्रकार की होती हैं, एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, एक यांत्रिक तरंग होती है। मुख्यतः अब मैंने वहां पर यांत्रिक तरंगों के बारे में आपको बताया था कि अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। मुख्यतः तरंग जो होता है दो प्रकार का होता है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है और एक यांत्रिक तरंग होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगे वे तरंगे होती हैं जिनके चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वो बिना माध्यम के भी चल सकती हैं। जैसे कि प्रकाश को आपको पता होगा कि डुअल नेचर ऑफ प्रकाश में होते हैं। एक प्रकाश कण प्रकृति से चलती है, एक प्रकाश जो होती है वो तरंग प्रकृति से चलती है, ठीक है। न्यूटन ने इसके पहले इसके बारे में बताया हुआ था, तो आई होप यहां पर क्लियर हो गया होगा।
और यांत्रिक तरंगों के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्घ्य तरंगे हैं, ठीक है। और विद्युत चुंबकीय तरंगों का आविष्कार सबसे पहले फोको नाम के वैज्ञानिक ने किया हुआ था, तो इसको भी आप याद कर लीजिए। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तरंग दैर्घ्य एक इकाई है, तरंग दैर्घ्य की क्या इकाई होती है? तो यहाँ होती है, तरंग दैर्घ्य बेसिकली दूरी का होता है, ठीक है, दूरी से यूनिट कहते हैं। देखिए मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये ऊपर वाला होता है स्ट्रिंग, ये नीचे वाला है गर्त, ठीक है। फिर ऊपर वाला जो है स्ट्रिंग, नीचे वाला होता है गर्त। तो दो श्रृंगों या दो गर्तों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य कहते हैं। आवृत्ति को हम हर्ट्ज से डिनोटेट करते हैं। डायोप्टर लेंस की क्षमता होती है, मीटर होती है दूरी, ठीक है। फैराडे होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी जो सिद्धांत दिया था, विद्युत चुंबकीय फ्लक्स का जो है फैराडे बोला जाता है। तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक मीटर होता है। इसे दो लगातार तरंगों पर दो समान बिंदुओं के बीच मापी गई दूरी होती है। जो मैंने आपको बताया था कि दो श्रृंगों या दो गर्तों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इसे हम लैम्डा से निरूपित करते हैं, ठीक है। v बराबर होता है n इंटू लैम्डा। लैम्डा तरंग दैर्घ्य है, n आवृत्ति है और v उसका क्या है? आपका वेग है, ठीक है। और E इक्वल टू mc स्क्वायर होता है, ये आपका आइंस्टीन का जो है समीकरण है। E होती है एनर्जी, मास और उसकी जो है वेग के गुणनफल के बराबर होती है। तो रूप में परिभाषित की जाती है। दो क्रमागत शिखरों या लहर सबसे ऊपरी बिंदु या के बीच मापी जा सकती है। तरंग दैर्घ्य को ग्रीक अक्षर लैम्डा से निरूपित करते हैं, तो वही मैंने बता दिया आपको। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक ध्वनि तरंग का वेग 700 मीटर पर सेकंड है। v इक्वल टू दिया गया है 700 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और तरंग दैर्घ्य 35 सेंटीमीटर है। अब मीटर पर सेकंड और 35 सेंटीमीटर, इसको एक मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको मीटर में करना है तो क्या होगा? 1 सेंटीमीटर बराबर होगा 1/100 मीटर के। 1/100 से आप भाग दे दीजिएगा। अभी आप बताते हैं यहाँ पे। तो ध्वनि की तरंग आवृत्ति क्या होगी? n पूछ रहा है, तो v बराबर n इंटू लैम्डा। मैंने ऊपर आपको सूत्र बताया था, n बराबर होगा v अपान लैम्डा। ये 700 मीटर पर सेकंड है, यहाँ 35/100 है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 35 सेंटीमीटर है, 100 से भाग देंगे तो मीटर में हो जाएगा। अब ये 100 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 35 1 35, 35 दूनी 70, तो यहाँ 2000 हर्ट्ज से आंसर आ गया। ये बहुत सरल क्वेश्चन है, वो मैथमेटिक्स में थोड़ा बहुत इतना तो लोग सब जानते होंगे, बायो वाले भी जानते हैं, तो बहुत कठिन नहीं है सब चीजें। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से के लिए पराश्रव्य तरंगे या अल्ट्रासाउंडेड वेव्स का प्रयोग नहीं किया जाता है? चमगादड़ द्वारा अपने शिकार का पता लगाने के लिए किया जाता है। जलपोत द्वारा समुद्र की तह की गहराई ज्ञात करने के लिए किया जाता है, ठीक है। मानव शरीर के आंतरिक अंगों के दोषों के निदान के लिए भी किया जाता है, ये भी सही है। आकाशीय क्षेत्र में वायुयान का पता लगाने के लिए गलत बात है, ये नहीं होगा। इसके लिए रेडार सिस्टम होता है, रेडार से पता लगाया जाता है, ठीक है, ये गलत है। बाकी यही सही है, बाकी सब सही जो है मतलब उल्टा समझ लीजिए। तो पराश्रव्य तरंगों के माध्यम से चमगादड़ अपने शिकार का पता लगाता है। समुद्र की तह की गहराई ज्ञात करने के लिए और मानव शरीर के आंतरिक अंगों का पता लगाने के लिए पराश्रव्य तरंगे या अल्ट्रासाउंडेड वेव्स का प्रयोग किया जाता है। जबकि आकाशीय क्षेत्र में वायुयान का पता लगाने के लिए रेडार का प्रयोग करते हैं, जिसे हम रेडियो संसूचक सर्वेक्षण के नाम से भी जानते हैं। इसमें यहाँ से एक सिग्नल भेजा जाता है, ऊपर उपग्रह होती है लोअर अर्थ ऑर्बिट में, जिसे हम कहते हैं LEO। आपको पता होगा कि पृथ्वी में लोअर अर्थ ऑर्बिट और MEO मिडिल अर्थ ऑर्बिट और CO सिंक्रोनस ऑर्बिट से कई प्रकार से ऑर्बिट भेजे, मतलब काल्पनिक रूप से बनाए गए हैं। और उसी ऑर्बिट में जो होता है वो उपग्रह जो होती हैं वो गमन करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। तो यहां से एक सिग्नल भेजा जाता है और फिर वहां उपग्रह उसे रिसीव करती है, फिर वहां से भेजती है, फिर यहाँ पर एक ट्रांस रिसीवर लगा रहता है, जिससे हम इसकी दूरी को पता लगा लेते हैं, ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है? ठीक है, तो भैया ध्वनि सिर्फ निर्वात में नहीं यात्रा कर सकती है, बाकी सब में कर सकती है। सबसे ज्यादा तेज ध्वनि ठोस में चलती है, ठीक है। उसके बाद फिर गैस में, फिर द्रव में चलती है। तो वायु, देखिए वायु में ध्वनि को अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग के रूप में जाना जाता है। वायु जो होता है, वायु में ध्वनि जो चलती है, उसे हम अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे कहते हैं। और तरंग एक विक्षोभ है जो कंपनमान वस्तु द्वारा उत्पन्न की जाती है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं, यह संपीड़न और विरलन से बनती हैं।
मैंने आपको पहले बताया था कि अनुदैर्ध्य तरंगे संपीड़न और विरलन में होती हैं। कभी अभी आप देखे होंगे म्यूजिक सिस्टम में, तो देखिए होंगे ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे करता है, तो क्या है, ये संपीड़न विरलन पर आधारित है। और अगर कोई ग्राफ ऐसे ऐसे आए तो ये श्रृंग और गर्त पर आधारित है। आप म्यूजिक सिस्टम में चीज देखे होंगे, आप मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंगे कहते हैं। निर्वात में ध्वनि तरंगे संचरित नहीं होती हैं, क्योंकि ध्वनि को संचरित होने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता जरूर होती है। तो यही सही है। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सीटी स्कैनिंग का उपयोग होता है किस लिए? तो यहां होगा अल्ट्रासाउंड तरंगे में, एक्सरे तरंगों में, या गामा किरणों में, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सीटी स्कैन तरंगे जो होती हैं वो एक्सरे करने के लिए होती हैं। मैं आपको थोड़ा जो गामा किरणों के बारे में आपको बताता हूँ। देखिए रेडियो एक्टिव तरंगे होती हैं, कई प्रकार के हमारे यहाँ तरंगे होती हैं। तो एक रेडियो एक्टिव तरंगे होती हैं। प्रकृति में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिनसे स्वतः ही एनर्जी हमेशा निकलती रहती है, ठीक है। और ये एनर्जी कितने तरंगों के रूप निकलती है? 3 तरंगों के रूप निकलती है। एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है, और गामा किरणें होती हैं। ये जो तत्व होते हैं बहुत खतरनाक होते हैं, और इसके दायरे में यदि कोई मनुष्य आता है तो उसके अंदर कैंसरस के गुण उत्पन्न हो जाते हैं। तो प्रकृति में कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जिनके अंदर से स्वतः भेदी किरणें उत्पन्न होती हैं, किसी भी चीज को भेद सकती हैं, ठीक है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव तरंग कहते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। इसकी खोज सबसे पहले हेनरी बेकेरेल ने किया था, इसलिए इसके पैमाने को हम बेकेरेल पैमाना भी कहते हैं। गीगर मूलर काउंटरविच से भी रेडियो एक्टिवता की खोज की जाती है। और मैडम मारी क्यूरी भी रेडियम तत्व की खोज के बारे में उन्हें नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ है। और हालांकि वो दोनों पति पत्नी दंपत्ति जो थे वो कैंसर की बीमार में मर गए थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, एक्सरे में। सीटी स्कैन या कंप्यूटर टोमोग्राफी विशेष प्रकार का एक्सरे परीक्षण है जिसके द्वारा शरीर के अंदरूनी अंगों को देखा जाता है और रोगों का पता लगाया जाता है। इन छवियों के माध्यम से क्रॉस सेक्शनल तस्वीरें बनती हैं जो शरीर में आई गड़बड़ियों का आसानी से समझने का प्रयास करती हैं, ठीक है। 58 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंगदैर्ध्य होती है? तो किसमें सबसे लंबी तरंगदैर्ध्य होती है? तो अवरक्त तरंगे हैं, ये गामा किरणें हैं। गामा किरणें की भेदन क्षमता अधिक होती है, तो यहां पर सबसे कम होगा, ठीक है। तो यहां होगा रेडियो तरंगे। हमारे यहाँ जो प्रयोग की जाती है रडार का पता लगाने के लिए, इसमें रेडियो तरंगों का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इनकी तो भेदन क्षमता कमजोर होती है, लेकिन इनकी जो दूरी या कैपेसिटी पकड़ने की है बहुत दूर तक जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सही होगा। बाकी अल्ट्रावायलेट विकिरण तो नहीं होगा, अवरक्त तरंगे भी नहीं होता। तो यहाँ पर देख लेते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये इतने प्रकार की हैं। इसमें गामा किरणें हैं, पराबैंगनी हैं, अवरक्त तरंगे हैं, रेडियो तरंगे। इनको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। खोज करता है, यहाँ तरंगदैर्ध्य है, यहाँ उपयोग है। तो गामा किरण क्या होता है? ये एक आपको रेडियो एक्टिव तरंगे भी कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। इसको बेकेरेल ने खोज किया था। इसका तरंगदैर्ध्य परास जो है ये 10⁻14 मीटर से लेकर के 10⁻10 मीटर तक होता है, ठीक है। छोटी तरंगदैर्ध्य तथा उच्च वेदन क्षमता के कारण इनका उपयोग नाभिकीय और अवक्रियाओं में होती है। पराबैंगनी किरणें क्या होती हैं? पराबैंगनी ये इसका जो पैमाना है, इसके खोज जो है रिटर थे। इसका जो तरंगदैर्ध्य परास होता है 10⁻8 से 3 × 10⁻7 मीटर तक होता है। इसका प्रयोग अदृश्य लिखाई, अंगुली के निशान का पता लगाने, खाद्य वस्तुओं के संरक्षण में इसका प्रयोग किया जाता है, पराबैंगनी या अल्ट्रावायलेट विकिरण का। जैसे सपोज दैट आप देखेंगे कोई हाथ में आपका लगा देते हैं, आप पिक्चर वगैरह में देखे होंगे, उसके बाद जब अल्ट्रावायलेट उस पर डाला जाता है तो वो चीजें सामने आ जाती हैं, ठीक है। अवरक्त तरंगे देखते हैं, इसकी खोजकर्ता हर्सेल थे। इसका जो तरंगदैर्ध्य परास है, ये वाला जो मैंने आपको बताया था, ये कितना है? 7.8 × 10⁻7 मीटर से 1 × 10⁻9 मीटर तक है, ठीक है। या इसको 8000 एंगस्ट्रॉम से 10⁻7 एंगस्ट्रॉम तक माना जाता है। रोगियों की सिकाई तथा रिमोट कंट्रोल में होता है। रेडियो तरंगे 2 प्रकार की होती हैं, एक लघु होती हैं, एक दीर्घ होती हैं। लघु वाले की खोज किसने किया था? हेनरिक ने किया था। और दीर्घ वाले की मार्कोनी ने किया था, ठीक है। तो इसका जो परास होता है ये 1.0 × 10⁻1 मीटर से 10⁻11 एंगस्ट्रॉम तक माना जाता है, ठीक है। इसका उपयोग रेडियो, टीवी के संचरण या चलाने में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो
आज के लिए इतना है, क्योंकि मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ, फिर हम अगली क्लास कल लेकर के आएंगे। आपको पढ़ने भी मजा आए, समझ में भी आए, ऐसा नहीं कि मैं भागता चला जाऊँ, आपको समझ भी ना आए, इसलिए मैं आपको समझा करके पढ़ा करके ही आगे बढ़ूंगा। नमस्कार।